पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स मैं आप लोगों में प्रोवाइड कराऊंगा, और यह नोट्स आपको एनसीईआरटी की किताबें क्लास 3rd 4th 5th की किताबों से मिलेगा और लेसन वाइज मिलेगा, और छोटे छोटे नोट्स में आपको प्रोवाइड होगा जो आप लोगों को काफी ज्यादा पढ़ने में आसान होगा, जिसको आप अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा इससे काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन में क्लास 3rd से मैं स्टार्ट करता हूं, और क्लास 3rd का जो पहला चैप्टर है पर्यावरण का क्या है, डाल। और डाल वाली जो चैप्टर है उसमें से मैंने बहुत सारे छोटे छोटे मैं क्वेश्चन निकाले हैं जो इंपॉर्टेंट है, आप बोर्ड पे लिखा होगा उससे आप नोट करके आप बना सकते हैं। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले नंबर 1 पे जो आपका है वह है उड़ने वाले जानवर। उड़ने वाले जानवर यानी उड़ने वाले जानवर कौन है, जिसमें आपका उड़ने वालों में आपका चील आता है, आपका बाज आता है, और भी बहुत सारे जानवर आते हैं, तो आप उसको देख लेंगे। रेंगने वाले यानी ये जो लेसन है उसमें यही है आपका। रेंगने वाले में कौन कौन से आएंगे, तो रेंगने वाले में आपको जैसा कि आप देख रहे होंगे, रेंगने वाले में आपको सांप मिल जाएगा, केचुआ मिल जाएगा, और भी बहुत सारे हैं, आप जानते भी होंगे। ये छोटे क्लास के बच्चों को, प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने वाली चीजें हैं, लेकिन सीटेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत डीपली बनाए जाते हैं। ठीक है। चलने वाले जानवर, तो चलने वाले जानवरों में आपके हाथी है, शेर है, घोड़ा है, और भी बहुत सारे जानवर हैं जो आप जानते हैं, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। ठीक है। और फुदकने वाले जानवर, तो फुदकने वालों में आपके कौन है, मेंढक है, और भी बहुत सारे जानवर हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। पूंछ वाले जो जानवर हैं उनमें कौन आएंगे आपके, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, ये पूंछ वाले आ जाएंगे, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है। पंख वालों में आपके जितनी भी चिड़िया, जैसे मोर है, शुतुरमुर्ग है, आपका मुर्गा है, ये सारे जानवर हैं आपके जो कि क्या है, पंख वाले जानवर हैं। ठीक है। तो ये आपका जो पहला चैप्टर जो था वो डाल था क्लास 3rd का लेसन 1, जिसमें से मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो था मैंने आपको बताया। ठीक है। लेसन 2 की अगर मैं बात करूं तो लेसन 2 जो है पर्यावरण का, जो लेसन 2 है क्लास 3rd का, वह है आपका पौधों की परी। पौधों की परी, और पौधों की परी से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वह क्या है, पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान से सुनेंगे। सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र कौन बनाते थे। यह क्वेश्चन कई बार सीटेट में आ चुका है। सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र कौन बनाते थे, तो आप उसको नोट कर लेंगे। यह मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर। ठीक है, यह एक क्वेश्चन है। ठीक है। और इस लेसन 2 पौधों की परी से जो दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंतर्गत काफी इंपॉर्टेंट है, वह है आपका है जो विष्णु चिंचालकर थे कहां के रहने वाले थे। विष्णु चिंचालकर कहां के रहने वाले थे, तो विष्णु चिंचालकर ये इंदौर के रहने वाले थे, मध्य प्रदेश में जो इंदौर पड़ता है वहां के रहने वाले थे। ठीक है। तो लेसन 2 से ये दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और लेसन 3 में आइए चलते हैं। लेसन 3 यानी पर्यावरण अध्ययन के लेसन 3 में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए, वो आप ध्यान से समझेंगे। लेसन 3 जो है उसका नाम है पानी रे पानी। पानी रे पानी। अब पानी रे पानी चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीटेट में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जिसे आप नोट करेंगे, बोर्ड पर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, उससे आप कॉपी कर लेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे अपना। देखिए, सबसे पहले यहां पर जो क्वेश्चन बनेगा वो यह है कि पानी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो पानी के जो मुख्य स्रोत हैं आप सभी को पता है, एक एक करके मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पानी के मुख्य स्रोत में आपके झील है, कुआं है, तालाब है, झरना है, सागर है, नदी है, नहर है, नल है, नलकूप है, टांका है, गर्भशोता और ट्यूबवेल। ये सारे के सारे क्या है आपके पानी के मुख्य स्रोत हैं, जो कि आपके पार्ट 3 पानी रे पानी में लिखा हुआ है। ठीक है ना, वहां से मैं आपको ये बता रहा हूं। चैप्टर 4 है, वह है आपका हमारा पहला स्कूल। हमारा पहला स्कूल, इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह यह है कि हमारा पहला स्कूल कौन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि हमारा पहला स्कूल कौन होता है। तो हमारा पहला स्कूल कौन होता है, हमारा पहला स्कूल हमारा परिवार होता है। ठीक है। अब इसी के बाद अगर हम बात करें पर्यावरण अध्ययन का, जो क्लास 3rd का जो 5वां लेसन है वह है आपका खाना अपना। ठीक है, अपना खाना। ठीक है। इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे हांगकांग की। हांगकांग की बात करते हैं। हांगकांग के लोग जो होते हैं ना, वो सांप खाना पसंद करते हैं। क्या खाना पसंद करते हैं, सांप खाना पसंद करते हैं। और ये लोग सांप खाने के लिए अपने पास के होटल में जाते हैं। तो होटल वाले से वो क्या मांगते हैं, होटल वाले से ये नहीं बोलेंगे कि हमको सांप दे दो, ऐसे तो बोलेंगे नहीं।
तो अपने लैंग्वेज में वो क्या बोलेंगे, वो जाएंगे जब होटल में, यानी हांगकांग के लोग सांप खाना पसंद करते हैं, तो होटल में जाके क्या मांगेंगे, तो उनकी भाषा में सांप खाने को क्या बोलते हैं, लिंग हु फेन। यानी हांगकांग के लोग जब सांप खाने के लिए होटल में जाते हैं तो वहां पे क्या मांगते हैं, लिंग हु फेन। जब लिंग हु फेन जब मांगते हैं तो जो वेटर होता है वो सांप का जो डिश बना होता है उसको लाके परोस देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा, कश्मीर की बात कर लेते हैं। अब समझिएगा, कश्मीर का मतलब खाने की बात हो रही है यहां पे, ये चैप्टर ही खाना है। ठीक है, तो कश्मीर के लोग सरसों के तेल में क्या करते हैं, मछली को तल के या फिर पका के खाते हैं। यानी कश्मीर के लोगों का जो खाना होता है वो ज्यादातर सरसों के तेल में पका के खाना होता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कहां के जो लोग हैं वो सरसों के तेल में मछली पका करके या सरसों के तेल में मतलब ये चीज खाते हैं, तो वो कहां के हैं, कश्मीर के। ठीक है, वहीं गोवा की बात करें तो गोवा के जो लोग होते हैं ना, वो नारियल के तेल में क्या करते हैं, हर एक डिश को पकाते हैं। यानी उनका कोई भी डिश नारियल के तेल में ही बनता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि नारियल के तेल में मछली बनती है किस राज्य में, तो आपका वो हो जाएगा गोवा। क्लियर है, तो ये आपका कौन सा लेसन था, आपका 5वां लेसन था। इसमें एक और है, केरला, यानी केरल की बात करें तो केरल के जो लोग होते हैं ना, वो नारियल की बनी टैपियोका खाना पसंद करते हैं। यानी नारियल का बना हुआ एक डिश है जिसका नाम है टैपियोका। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि टैपियोका कहां के लोग खाते हैं, तो टैपियोका केरल के लोग खाते हैं। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है कि केरल के लोग नारियल की बनी हुई कौन सी डिश खाते हैं, तो केरल के लोग नारियल की बनी हुई टैपियोका खाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, और लगभग आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के अगर आप देखेंगे सीटेट का, तो उसमें आपको ये दिख जाएगा, आपको मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो इसको आप नोट करते चलेंगे। ठीक है, लेसन 6 में जो कि नाम है उसका, पंख फैलाए उड़ते जाएं। पंख फैलाए उड़ते जाएं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बता रहा हूं, उसको आप नोट करेंगे। ये क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं ये काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। वह कौन सी पक्षी है जो अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, यानी अपना जो गर्दन है उसको आगे तो है ही है, एकदम पीछे भी घुमा लेगी। तो कौन सी पक्षी है जो अपने गर्दन को आगे और पीछे करती है, तो वह पक्षी है आपकी मैना। नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और गलत टिक करके आते हैं, उल्लू पे टिक कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर उल्लू नहीं होगा, मैना होगा। मैना ही एक ऐसी पक्षी है जो अपने गर्दन को आगे और पीछे क्या कर सकती है, घुमा सकती है। ठीक है, समझ में आया। अगला है उल्लू की अगर बात करें तो उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को क्या कर सकता है, पीछे तक घुमा सकता है। क्या कर सकता है, पीछे तक घुमा सकता है। अब दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन, उसको समझिएगा क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें क्वेश्चन ये बनता है, मैना से जब क्वेश्चन बनेगा तो उसमें पूछेगा वह कौन सी पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे और पीछे क्या करती है, घुमाती है। मतलब एक बार में पता नहीं चलेगा, एक कई बार पीछे करके आगे कर लेगी, वो अचानक से झटके से करेगी वो आगे और पीछे। तो जब झटके से पूछेगा ना कौन सी पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से आगे और पीछे करती है, तो वो आपका मैना होगा। और अगर वही पूछता है अगर क्वेश्चन कि वह कौन सी पक्षी है जो अपना गर्दन पूरा पीछे तक क्या कर सकता है, घुमा सकता है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, उल्लू करेंगे। ठीक है ना, ध्यान देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेसन 6 का ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको भी बताया। लेसन 7 है वह आपका है छू कर देखें। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं। जो लोग देख नहीं सकते, अब छू कर देखना है, तो जो लोग देख नहीं सकते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, तो वो छू करके कोई चीज को पढ़ते हैं। तो जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक खास तरीका होता है, और उस खास तरीका को क्या बोलते हैं, ब्रेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेल, यानी ब्रेल लिपि। यानी ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि है जिसके द्वारा जो अंधे लोग होते हैं वो डॉट को क्या करते हैं, टच करके, छू करके वो पढ़ते हैं। और इंपॉर्टेंट इसमें क्या है बता रहा हूं मैं, नोट करिएगा। ब्रेल लिपि की जो खोज हुई थी वो लुई ब्रेल ने की थी, और जो लुई ब्रेल थे वो कहां के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो ब्रेल लिपि की खोज करने वाले थे वो कहां के रहने वाले थे और कौन थे, तो ये आपके थे लुई ब्रेल, और ये रहने वाले थे फ्रांस के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करेंगे। और हर साल एग्जाम में, हर साल तो नहीं कर सकते लेकिन अल्टरनेट करके, मतलब आपको कुछ पेपर्स में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सीटेट के बहुत सारे पेपर, आपके कई सारे सेट पेपर होते हैं, तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे तो किसी ईयर में आपको मिल जाएगा। तो मैं भी उम्मीद है कि इस साल के पेपर में ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, मतलब जितने में क्वेश्चन में बता रहा हूं वो आपको मिल जाए। 8वां लेसन है वह है ऐसे भी होते हैं घर। ऐसे भी होते हैं घर, तो यहां पे हम घर के बारे में जानेंगे। इस लेसन में जो क्लास 3 का जो लेसन 8 है उसमें हम जानेंगे कि ऐसे भी होते हैं घर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहां पर एक चीज मैं बात कर लूं यहां पे, कि सबसे पहले हम क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, फिर मैं बात करूंगा किस राज्य की बात हो रही है। यहां बारिश अधिक होती है, सुनते जाइएगा अच्छे से।
यहां बारिश अधिक होती है। यहां के घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। यहां के घर बांस के खंभों पर बने होते हैं और ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। ये सारे पॉइंट हैं। ये कहां की बात हो रही है? ये असम की बात हो रही है। कहां की बात हो रही है? असम की बात हो रही है। ये क्वेश्चन ऐसे करके आता है। आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो पहले जैसे क्वेश्चन तो है नहीं कि एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, 4 आंसर है, उसमें से एक सही हो गया। आजकल तो क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से है। 4 क्वेश्चन दिया, उसमें से एक पढ़ना है, बताना है कौन नंबर, बताना 1 का A B B ऐसे करके। तो एक क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन आपको लर्न करके जाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन वाले हैं ये, या मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन टाइप का ये मतलब बनता है ऑब्जेक्टिव में। तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा। ये आसाम की बात हो रही है, यानी आसाम में जो घर बनते हैं, ठीक है ना, वो जमीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे बनते हैं और यहां के जो घर होते हैं ना वो बांस के खंभों पे बनते हैं, ठीक है। और ये अंदर से भी लकड़ी के होते हैं और बाहर से भी लकड़ी के होते हैं। और इसका रीजन ये होता है ना कि आसाम में बारिश बहुत ज्यादा होता है। तो आसाम में बारिश ज्यादा होने की वजह से यहां के लोग 10 से 12 फीट ऊंचे बांस के खंभों पे अपना घर बनाते हैं, जो अंदर से भी लकड़ी का होता है और बाहर से भी लकड़ी का होता है। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब बात यहां पे करेंगे मनाली की, यानी मनाली के लोग किस तरह के घर बनाते हैं। तो कह रहा है कि यह पहाड़ी इलाका है। भाई मनाली है तो पहाड़ी इलाका तो होगा ही, और यहां बारिश भी अधिक होता है और बर्फ भी पड़ते हैं, ठीक है, बर्फ भी पड़ते हैं। मनाली में मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां के घर पत्थर और लकड़ी से बनते हैं। तो मनाली में जो घर बनते हैं वो पत्थर और लकड़ी के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो ऐसा नहीं कि और कहीं नहीं बनता है, लेकिन यह पर्यावरण अध्ययन के क्लास 3 के लेसन 8 में दिया हुआ है। तो इससे क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, तो आपके आंसर यहीं से आपको निकलेंगे। तो मनाली में पत्थर और लकड़ी के घर बनते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में क्या है, इसके 4 पॉइंट हैं और चारों पॉइंट देकर के राज्य का नाम पूछता है। ध्यान से देखिएगा। यहां बारिश बहुत कम होती है, पहला पॉइंट। यहां खूब गर्मी पड़ती है। यहां लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी होती हैं, मिट्टी की बनी होती है और मोटी होती हैं। यहां के घरों की छत कटीली झाड़ियों की बनी होती है और ये सारी विशेषता कहां की है? राजस्थान की है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे पूछता है तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि राजस्थान में इस तरह के घर बनते हैं, यानी राजस्थान में बहुत कम वर्षा भी होती है, बहुत अधिक गर्मी भी वहां पड़ती है और वहां के जो घर होते हैं वो मिट्टी के बनते हैं और काफी मोटी मिट्टी की दीवारें बनती हैं। और यहां के जो मतलब घर बनते हैं उसके जो घर के जो छत होते हैं ना उस पर कटीली झाड़ियों को वो रखते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ठंडा रखने के लिए, क्योंकि ज्यादा गर्मी वहां पड़ती है। अब अगला बात करेंगे कश्मीर की, यानी कश्मीर की घर कैसी होती है, कश्मीर में जो बने घर होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है। तो कश्मीर की अगर बात करेंगे तो यहां डल झील है। कश्मीर की जो डल झील है भाई एक बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, जिसमें हाउस बोट चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउस बोट, तो क्वेश्चन हाउस बोट से जब बनेगा तो आपके दिमाग में तुरंत कश्मीर आना चाहिए, यानी हाउस बोट डल लेक में आपके चलते हैं और वो कश्मीर में है। हाउस बोट को शिकारा भी कहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिकारा। तो हाउस बोट को हम शिकारा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहां पर हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के क्लास 3 के चैप्टर 9 जिसका नाम है हमारे साथी जानवर। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, आप नोट करेंगे, बोर्ड पर भी है, आप वहां से नोट कर सकते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे हमारे साथी जानवर। तो साथी जानवरों में जानवर और उनका क्या खाना है इसकी हम बात करेंगे। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि किस जानवर का कौन सा खाना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक एक करके मैं बता रहा हूं, बोर्ड पर भी है, यहां से भी आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बना सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चूहे की। तो चूहे का जो खाना होता है वो रोटी और अनाज है। क्या है? रोटी और अनाज। काकरोच, तो काकरोच का जो भोजन है वो बचा हुआ खाना या छोटे कीड़े। काकरोच बचे हुए खाने को खाता है और कीड़ों को खाता है, छोटे कीड़ों को खाता है। छछूंदर की बात करें तो छछूंदर भी वही काम करती है, जो काकरोच का खाना है वही छछूंदर का भी है, यानी छछूंदर भी बचे हुए खाने को खाती है और छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। मकड़ी की बात करेंगे तो मकड़ी छोटे कीड़ों को खाती है। छिपकली की अगर बात करें तो छिपकली भी कीड़े खाती है। कौवा की बात करें तो कौवा हर खाने वाली चीजों को खाता है। ये याद रखिएगा, कौवा एक ऐसा पक्षी है जो हर खाने वाली चीजों को क्या करता है? खाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर खाने वाली चीज को कौन खाता है? तो कौवा खाता है। गिलहरी की बात करें तो गिलहरी भी हर खाने वाली चीज को खाती है। बंदर की बात करेंगे तो बंदर भी हर खाने वाली चीज को खाता है। और शुअर की बात करें, पिग की बात करें तो पिग कचरे में पड़ी हुई चीजों को खाता है, यानी सड़ी गई चीजों को खाता है जो कचरे में पड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर 9 था, पर्यावरण अध्ययन का क्लास 4 का पहला लेसन, चलो चले स्कूल। इसमें से सीटेट से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी है उसको मैं यहां पे आपको अभी डिस्कस करूंगा, जिसको आप नोट करते जाएंगे और अपना एक अच्छा सा नोट बना करके इस बार से जरूर क्लियर करेंगे। सबसे पहला जो है आपका बल्लम, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर और मैं आपको बता भी रहा हूं, बल्लम क्या है? ये बल्लम समझिएगा। बल्लम जो है ना वो लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव को कहते हैं।
लकड़ी की बनी हुई छोटी नाव को क्या बोलते हैं? बल्लम बोलते हैं, जो केरल राज्य के कुछ भागों में प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केरल राज्य के कुछ भागों में लकड़ी के बने हुए नाव को हम बोलते हैं बल्लम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेसन 1 से, ट्रॉली क्या है? ट्रॉली। तो जो ट्रॉली है वो लकड़ी का बना हुआ एक झूला होता है, और यह जो झूला होता है यह उपयोग किया जाता है लद्दाख में। कहां उपयोग किया जाता है? लद्दाख में। उसको रस्सी से बांध करके एक छोर से दूसरे छोर तक किसी सामान को लाने और ले जाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, लद्दाख में ट्रॉली का यूज किया जाता है। ठीक है। और यह लकड़ी का बना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन 1 में यह है कि हाथी के बारे में है। अब यहां पे मैं हाथी के बारे में काफी चीजें बताऊंगा और आप इसे एक एक करके नोट करते जाएंगे, जो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हाथी जो है ना, एक बड़ा हाथी एक दिन में कम से कम 100 केजी से ज्यादा पत्ते या झाड़ियां खा सकता है। नोट कर लीजिए इसको, एक हाथी एक दिन में 100 केजी से ज्यादा पत्ते या झाड़ियां खा सकता है। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाथी के बारे में बता रहा हूं मैं यहां पे। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। अब सोच सकते हैं, जो केवल 2 से 4 घंटे ही सोएगा, पूरे दिन में 2 से 4 घंटे जो सोएगा वो बहुत कम ही आराम करेगा। और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है हाथी के बारे में, ध्यान से सुनिएगा, लिखते जाइएगा। हाथियों का जो झुंड होता है ना, वो हाथी जो होती है वो झुंड में रहना पसंद करती है, और हाथियों के झुंड में केवल हथनियों और बच्चे ही रहते हैं। यानी जो हाथियों का झुंड होता है उसमें फीमेल वाली जो हाथी होती है और उनके जो बच्चे होते हैं केवल वे होते हैं। यानी हाथियों के झुंड में जो नर हाथी होता है वो नहीं होते हैं, और एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और उनके बच्चे ही रहते हैं केवल। यानी एक झुंड में केवल 10 से 12 ही रहेंगे, और उसमें भी केवल हथनियां रहेंगी और उनके बच्चे रहेंगे। हाथी के बच्चे 14-15 साल तक ही झुंड का हिस्सा बने रह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। यानी जब हाथी का बच्चा 14 या 15 साल का जब हो जाता है तो हथनियां उसे अपने झुंड से क्या करती हैं? बाहर निकाल देती हैं। यानी उसे उस झुंड का हिस्सा नहीं होना होता है और उसे अकेले ही रहना पड़ता है। तो ये सारे जो फैक्ट है ना, वो हाथी के बारे में थे। और लेसन 1 में, क्लास 4 के लेसन 1 में यही सारे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे, जिसको आप अच्छे से क्या करेंगे? नोट कर लेंगे और तैयार कर लेंगे। लेसन 2 जो है वो है अमृता की कहानी। तो आइए हम अमृता की कहानी देखते हैं और इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने की कोशिश करते हैं जो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करेंगे खेजड़ी की। किसकी बात करेंगे? खेजड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझिए खेजड़ी के बारे में, उसकी विशेषता जानिए। यह जो पेड़ है यह रेगिस्तान में पाया जाता है, और इसकी जो छाल होती है ना वो दवा बनाने में काम आती है। और यही एक ऐसा पेड़ है ना, खेजड़ी का ही एक ऐसा पेड़ है जिसके ऊपर कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। और खेजड़ी की जो फलियां होती हैं उसकी सब्जी भी बनाई जाती है। खेजड़ी की फलियों का सब्जी भी बनाया जाता है। इसकी जो जड़ें होती है ना बहुत ही गहरी होती हैं। क्या होती है? बहुत गहरी होती हैं। और यह एक छांव वाला कह सकते हैं कि वृक्ष होता है, छायादार वृक्ष है। मतलब बहुत ज्यादा क्या करता है? छाया देता है। रेगिस्तान में उगता है और यह छाया भी देता है। ठीक है। तो ये सारी जो विशेषता थी वो किसकी थी? खेजड़ी की। यानी लेसन 2 जो अमृता की जो कहानी है उस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो खेजड़ी की है। यानी खेजड़ी रेगिस्तान में पाया जाता है, इसकी छाल दवा बनाने काम आती है, इस पेड़ पर कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है। इसकी फलियों की सब्जी बनाई जाती है और इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बहुत ही क्या होता है? छायादार होता है। मतलब इसके छाये भी हो जाते होते हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते जाइए। क्लास 4 का जो लेसन 3 है वह है अनीता की मधुमक्खियां। अनीता की मधुमक्खियां। अब इसमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है? ध्यान से देखिए और इसको नोट कर लीजिए। मधुमक्खियों के बारे में हम यहां पर जानेंगे और उनकी कुछ नोट्स बनाएंगे। पहला, मधुमक्खी पालन बिहार राज्य में सर्वाधिक होता है। यानी सबसे अधिक मधुमक्खी पालन अगर कहीं होता है तो वो कहां होता है? बिहार में होता है। मधुमक्खी को लीची के फूल ज्यादा लुभाते हैं। यानी लीची का जो फूल होता है वो मधुमक्खियों को ज्यादा लुभाता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। और अक्टूबर से दिसंबर के समय मधुमक्खी अंडे देती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करिएगा कि जो मधुमक्खी होती है वो दिसंबर से लेकर के समय में क्या करती हैं? अंडे देती हैं। अक्टूबर से दिसंबर। ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अक्टूबर से दिसंबर महीने में जो मधुमक्खियां होती हैं वो अंडे देती हैं। और मधुमक्खी पालन के लिए जो अनुकूल समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर महीना ही होता है, क्योंकि उसी समय मधुमक्खियां क्या करती हैं? अंडे देती हैं। ठीक है। तो यह लेसन 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मधुमक्खियों से। क्लास 4 का जो लेसन 4 है वह है आपका छू तू तू हु तू तू। छू तू तू हु तू तू। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूं, नोट करते जाइए। यहां पर हम बात करने वाले हैं खेल के बारे में। छू तू तू हु तू तू एक तरह का खेल है। ठीक है। और यहां पर हम किसकी बात करेंगे? कर्णम मल्लेश्वरी। किसकी बात करेंगे? कर्णम मल्लेश्वरी की बात करेंगे। कौन थी ये? तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी।
कौन है ये? एक वेट लिफ्टर है और यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। मल्लेश्वरी जो है वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है और मल्लेश्वरी 12 वर्ष की उम्र से ही वो वजन उठाने का अभ्यास शुरू कर दी थी। मतलब 12 वर्ष की जब थी ना मल्लेश्वरी, तो वो तभी से अभ्यास करना शुरू कर दी थी वेट उठाने का। मल्लेश्वरी एक बार में 130 केजी वजन उठा लेती हैं। मतलब एक बार में 130 केजी का वेट क्या करती हैं? वो उठा लेती हैं। कर्णम भारत के बाहर से कह सकते हैं कि भारत के बाहर से उन्होंने 29 मेडल जीते हैं केवल वेट लिफ्टिंग में। और ये 4 बहनें थी जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं, उनकी 4 बहनें थी और सभी विवाहित हैं और जीवन में अच्छी तरह से फंस गई हैं। ठीक है, तो ये आपका जो लेसन 4 था, हु तू तू छू तू तू, यह काफी इंपॉर्टेंट था। इसमें से कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछे जा सकते हैं। तो लेसन 5 है वह है आपका फुलवारी, यानी फुलवारी से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं सीटेट के एग्जाम में इस बार, यानी 8 फरवरी को होने वाले एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो लेसन 5 का जो फुलवारी जो चैप्टर है उसमें से क्या बन सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं, नोट करते जाइए। यहां पर लेसन 5 में मधुबनी की बात की गई है। किसकी बात की गई है? मधुबनी। और मधुबनी क्या है समझिएगा। मधुबनी बहुत पुरानी एक चित्रकला है जो बिहार राज्य में बनाया जाता है, यानी मधुबनी जो है वो बिहार राज्य के लिए फेमस है और यह चित्रकला है जो बिहार राज्य में ही है। यह चित्र त्योहारों एवं खुशी के मौकों पर दीवारों व घर के आंगन में बनाया जाता है। मधुबनी बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का प्रयोग किया जाता है। मधुबनी चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंक्षी, मछलियां और कई तरह के, मतलब कह सकते हैं कि अन्य कई तरह के मतलब जानवरों और पशु पक्षियों के क्या बनाए जाते हैं? तस्वीरें बनाई जाती हैं। और आगे बात करेंगे राज्य और फूल की सब्जी। किस राज्य में किस फूल की सब्जी ज्यादा खाना लोग पसंद करते हैं? तो उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में जो फूल की सब्जी है वो है कचनार के फूल, यानी उत्तर प्रदेश का जो फूल की सब्जी है वो है आपका कचनार का फूल। केरल में केले का फूल, महाराष्ट्र में सहजन, महाराष्ट्र में सहजान के फूल जिसको सहजन बोलते हैं, तो महाराष्ट्र में सहजन के फूल वहां का कह सकते हैं कि फेमस सब्जी वहां का है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलदावरी और जीनिया के फूल से रंग बनाए जाते हैं, यानी जो रंग बनते हैं वो गुलदावरी और जीनिया के फूल से बनाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है वो किसके लिए मशहूर है? इत्र के लिए मशहूर है। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, तो इसको तो आप ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा क्योंकि पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मात्रा में इत्र कहां बनता है, तो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में, यानी उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज है वो इत्र के लिए ही क्या है? फेमस है। लेसन 6 है वह है बसवा का खेत। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बता रहा हूं, उसको आप नोट करेंगे। यहां पर बात होगी कर्नाटक की। कर्नाटक में जुलाई महीने में प्याज की बुआई होती है, यानी कर्नाटक में जुलाई के महीने में प्याज की खेती होती है और यहां खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को क्या किया जाता है? नरम किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कर्नाटक के बारे में, पूछा सकता है कि जुलाई के महीने में कहां पर प्याज की खेती होती है, तो जुलाई के महीने में प्याज की खेती कर्नाटक में होती है। और यह भी पूछा जा सकता है कि कहां पर खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जाता है, तो कर्नाटक में। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपके लेसन 6 से इंपॉर्टेंट है। वहीं लेसन 7 की भी बात कर लेते हैं, चलिए। तो लेसन 7 जो है वह है आपका चू। लेसन 7 का जो नाम है वो है आपका चू। क्या है लेसन 7? इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखिए। इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीटेट के बेसिस है वो है कलचड़ी पक्षी। किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? कलचड़ी पक्षी के बारे में। कलचड़ी पक्षी को हम इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। बहुत बार पूछा जाता है ये कि इंडियन रॉबिन जो पक्षी है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको कलचड़ी के नाम से जानते हैं, या कलचड़ी पक्षी को इंडियन रॉबिन के नाम से भी जाना जाता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौवे के बारे में है। तो कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती हैं, यानी जो कौवा होता है ना जो अपना घोंसला बनाता है उसमें लोहे के तार का प्रयोग करता है और लकड़ी के शाखाओं का यूज करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि कौवा जो होता है वो किसी भी पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि कौवा, मतलब ऐसे क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा पक्षी है जो पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। तो किसी भी पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे अगर आपको कोई घोंसला दिखता है तो आप जान जाइएगा कि वह घोंसला कौवे का है और किसी का नहीं है। ठीक है, तो कौवा ही एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता पक्षी की बात करें तो फाख्ता जो है ना वो कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाती है। यानी जो फाख्ता पक्षी है वो कैक्टस के कांटों के बीच में अपना क्या करता है? घोंसला बनाता है, या मेहंदी की मेड़ पर, मेहंदी का जहां पेड़ होता है वहां उसकी जो मेड़ होती है वहां पर क्या करता है? अपना घोंसला बनाता है। कौन? फाख्ता पक्षी। दर्जिन की बात करें, दर्जिन जो बहुत अच्छा अपना घोंसला बनाती है, बड़ी सुंदर घोंसला अपना बनाती है, सील के बनाती है। तो दर्जिन जो चिड़िया होती है ना वो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, यानी पत्तों को क्या करती है? वो सी देती है, बड़ी सुंदर घोंसला बनाती है वो। तो पत्तों को सी करके जो अपना घोंसला बनाता है वो होता है दर्जिन पक्षी। ठीक है, शकरखोरा,
सुना होगा आप लोगों ने नाम, शकरखोरा एक पक्षी है। तो शकरखोरा जो पक्षी है ना, वो किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। यह क्वेश्चन पूछा सकता है कि वह कौन सी पक्षी है जो किसी छोटे पेड़ की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है, तो वो शकरखोरा है। ठीक है, शकरखोरा। और वहीं आगे अगर बात करें बीवर पक्षी के बारे में, तो बीवर पक्षी क्या करती है, ये अपने अपने घोंसले बनाते हैं। बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, लेकिन समझने वाली बात यहां पे है कि जो मादा बीवर होता है, यानी जो मादा बीवर होती है, उन सभी घोंसलों को देखेगी और जो घोंसला सबसे ज्यादा सुंदर होगा वह उसमें अंडा देगी। यानी जो बीवर पक्षी होते हैं, जो मेल वाले होते हैं, वो अपना अपना घोंसला बनाते हैं अलग अलग, और जो फीमेल वाली जो क्या कहते हैं बीवर पक्षी होती है, वो सभी घोंसलों को देखेगी ध्यान से, और जो सबसे सुंदर उसको दिखेगा ना, उसमें अपने अंडे देगी। तो ये आपके जो भी अभी आपको फैक्ट है वो किसके बारे में थे, सभी पक्षियों के बारे में थे। लेसन 7 का है ये, ठीक है ना। अब आगे इसी में आपको हम बताएंगे गाय के बारे में, इसी चैप्टर में आपका गाय के बारे में है। तो गाय से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, ये नोट कर लीजिएगा, गाय के बारे में है सब। गाय के पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। गाय एक दिन में करीब 4 घंटे सोती है। गाय जो है ना, वो एक दिन में करीब 4 घंटे सोती है, केवल 4 घंटे। ठीक है, अब गिलहरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो गिलहरी के जो दांत होते हैं ना, वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा अच्छे से। गिलहरी के जो दांत होते हैं ना, वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, और इसी वजह से गिलहरी क्या करती है, हमेशा किसी न किसी चीज को कुतरती रहती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि वह कौन सा जानवर है जो हमेशा चीजों को कुतरता रहता है। तो ज्यादातर लोग गलत आंसर इसका देते हैं, चूहे पे टिक कर देते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या है, गिलहरी। और गिलहरी हर चीजों को हमेशा कुतरती इसलिए रहती है क्योंकि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, और अगर ऐसा वो ना करे ना, तो उसके दांत बढ़ते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि उसके दांत ही उसके जान के क्या हो जाएंगे, दुश्मन बन जाएंगे। इसीलिए गिलहरी अपने दांतों को क्या करती है, किसी न किसी चीज को कुतर के घिसती है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, गिलहरी घिसती है, हर चीज को कुतरती रहती है, चूहा नहीं होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे सांप के बारे में, तो सांप के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, पर वे शिकार को निगल कर खाते हैं। ये एक फैक्ट है कि सांप के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, यानी दांत होने के बावजूद भी सांप जो है ना, वो किसी चीज को निगल के खाता है, काट के नहीं खाता है। काटता कैसे है, अपने आप को बचाने के लिए। जब कोई उसके ऊपर हमला करता है या किसी का पैर उसके ऊपर पड़ जाता है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए अपने दांत से उसको क्या करता है, वो काट लेता है। लेकिन अगर वो अपना पेट भरना होगा, किसी को खाना होगा, तो वो उसको निगल के खाएगा। सांप की ये विशेषता है। बिल्ली की बात करें तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने में काम आते हैं। ठीक है, बिल्ली के जो दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। और ये भी जान लीजिए कि बिल्ली अगर किसी को काटती है तो उससे रेबीज होने का भी डर बना होता है। यहां तक कि बिल्ली के नाखून से भी, बिल्ली अगर किसी को नाखून मार देती है तो बिल्ली के नाखून मारने से भी रेबीज हो सकता है। पर्यावरण अध्ययन में क्लास 4 का लेसन 8, पानी कहीं ज्यादा कहीं कम, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीटेड के बेसिस से हैं, उसको मैं यहां पे एक एक करके आपको बताऊंगा, जिसको आप अपने नोट्स में नोट करेंगे। सबसे पहले आप बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक का एक जगह है होलगुंडी। कर्नाटक का एक जगह है होलगुंडी। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि इस गांव के बच्चों की पंचायत को भीमासंघ कहते हैं। यानी कर्नाटक का जो गांव होलगुंडी है, वहां पर बच्चों की जो पंचायत होती है, बच्चे एक पंचायत की सभा करते हैं, तो उसको बोलते हैं भीमासंघ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमासंघ कहां, किस गांव के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य का प्रसिद्ध है, या फिर कर्नाटक के होलगुंडी में जो बच्चे पंचायत लगाते हैं उनको किस नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, भीमासंघ। और ये भीमासंघ किस से जुड़ा हुआ है, किस चीज को बचाना चाहता है, किस संरक्षण पर जोर देता है, तो नोट कर लीजिए इसको, भीमासंघ जल संरक्षण को जोर देता है, यानी वाटर। ठीक है ना, वाटर को प्रिवेंट करने की बात करता है, जल संरक्षण की बात करता है भीमासंघ। ठीक है, अगला लेसन 9 है। ठीक है, और 9 जो लेसन है वो है जड़ों की जाल। जड़ों की जाल। तो जड़ों की जाल में हम देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे बरगद के पेड़ की बात करेंगे। तो बरगद के पेड़ की जो लटकन जो होती है, देखिए ना, बरगद की पेड़ की जो लटकन होती है, लटकी रहती है नीचे नीचे लंबी लंबी, जिसको बचपन में बच्चे क्या करते हैं, पकड़ के झूला झूलते हैं। तो जो लटकन होती है जिसको झूला झूला जाता है, वो एक्चुअल में बरगद की जड़ ही होती है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। बरगद की जो जड़ होती है, वो उसकी लटकन जो दिखती है ना, वो उसकी जड़ होती है। पेड़ की जो लटकन टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। यह भी जानने वाली बात है कि जो बरगद का पेड़ होता है, उसकी जो लटकन होती है ना, वो टहनियों से निकल करके नीचे आती है और जमीन पर टच करके जमीन के नीचे चली जाती है। ठीक है ना, ये यहां पर बताया गया है, किताब में है, आप चेक कर सकते हैं एक बार। ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को क्या करते हैं, सहारा देते हैं। गांव में अगर बरगद का पेड़ होगा, या फिर आप कभी किसी बरगद के, पुराने बरगद के पेड़ को देखिएगा, तो उसकी आपकी लटकन दिखेगी आपको, इतनी मजबूत होती है कि उसको पकड़ के आप झूल जाएंगे। ठीक है ना, तब भी नहीं टूटेगी, बड़ी मजबूत होती है। ठीक है ना, एक मजबूत रस्सी की तरह होती है, और ये लटकते लटकते इतनी नीचे आती हैं और जमीन के नीचे जाकर के उस पेड़ को और मजबूत बनाती हैं, उनको सहारा देती हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इस लेसन में और है रेगिस्तानी ओक। क्या है,
रेगिस्तानी ओक। तो रेगिस्तानी ओक के बारे में अगर हम बात करें तो यह जो रेगिस्तानी ओक है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आया है सीटेट में। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इस पेड़ की पत्तियां बहुत कम होती है, यानी इस पेड़ में पत्ती बहुत कम होती है। और सबसे जरूरी बात यह है, इनकी जड़ें जमीन में तब तक नीचे जाती हैं जब तक कि उनकी जड़ों को पानी ना मिल जाए। जो आपके ये रेगिस्तानी ओक है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इनकी जड़ें तब तक नीचे जाती हैं जमीन में जब तक उनको पानी ना मिल जाए। और वहां के रहने वाले लोगों को जब वहां पर पानी की कमी होती है ना, तो वो उस रेगिस्तानी ओक की जड़ों में पाइप लगाकर पानी खींच लेते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला जो आपका रेगिस्तानी ओक है, उनकी जड़ें तब तक बढ़ती हैं जब तक कि उन्हें धरती के नीचे पानी ना मिल जाए। और सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि वहां के लोग उनकी जड़ों से पानी निकाल भी लेते हैं पाइप लगा करके, जब पानी की कमी जब वहां पे होती है तब। ठीक है, लेसन 10 है वह है आपका मिलकर खाएं। मिलकर खाएं में से जो सीटेट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। यहां पर हम बात करेंगे एक त्योहार की, जो कि बिहू का त्योहार है। और ये कहां मनाया जाता है? तो जैसा कि आपको पता है कि बिहू का त्योहार आसाम राज्य का एक बहुत ही कह सकते हैं कि प्रमुख त्योहार है। यानी बिहू आसाम राज्य मनाया जाता है। ठीक है, और कब मनाया जाता है? तो कह रहा है कि उरुका, ध्यान सुनिएगा, उरुका बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं। यानी जिस दिन बिहू मनाया जाता है उसके एक दिन पहले की जो शाम होती है उसको बोलते हैं उरुका। और कह रहा है कि बोरा और चेवा ये दो प्रकार के डिश हैं जो चावल से बनाए जाते हैं। ठीक है ना, चावल से बनाते हैं, जो उनका एक कह सकते हैं कि प्रमुख कह सकते हैं कि पकवान होता है उस दिन का। बोरा और चेवा आसाम में खाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोरा और चेवा कहां के लोग खाते हैं? तो बोरा और चेवा आसाम के लोग खाते हैं। और बिहू का त्योहार चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। यानी यह एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है ना, हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी फसल कटने के बाद फसल जब कट करके घर आता है तो उसके खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। तो आसाम का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है वो है बिहू। ठीक है ना, बिहू वहां का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उरुका जो है वो बिहू के एक दिन पहले शाम को मनाया जाता है। और वहां पर बोरा और आपका चेवा ये दो प्रमुख पकवान हैं जो वहां के लोग क्या करते हैं? बिहू के दिन खाते हैं। जो लेसन 11 है वो है आपका दूर देश की बात। और दूर देश की बात में जो सीटेट में जो ज्यादातर क्वेश्चन आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट है, वह यह है मलयालम भाषा की अगर बात करें तो मलयालम भाषा में चाचा को हम क्या बोलते हैं? चाचा को बोलते हैं चिटप्पन। क्या बोलते हैं? चिटप्पन। और चाची को क्या बोलते हैं? कुजम्मा। क्या बोलते हैं? कुजम्मा। और वहीं आगे बात करें इस चैप्टर में दूर देश की बात, अगर चैप्टर का नाम है तो दूर देश की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो दूर देश की अगर बात करेंगे तो यहां पर हम बात करेंगे अबू धाबी की। इसकी बात करेंगे अबू धाबी की। तो अबू धाबी और आसपास के जो देश है ना वो सब रेगिस्तानी इलाके हैं। क्या है? रेगिस्तानी इलाके हैं। और अबू धाबी में पेट्रोल की कमी नहीं है। मतलब वहां के लोग पेट्रोल को पानी से भी कर सकते हैं। मतलब वहां का जो पेट्रोल है ना वो पानी से भी सस्ता है अबू धाबी में। ठीक है, और अबू धाबी में सिर्फ खजूर के ही पेड़ आपको दिखाई देंगे, यानी वहां ज्यादातर खजूर ही उगते हैं। अबू धाबी की जो करेंसी है वो दिरहम है। ठीक है, नोट कर जाइएगा, ये अबू धाबी के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है ना, अबू धाबी का जो मतलब कह सकते करेंसी है वो आपका दिरहम है। और अबू धाबी में अरबी भाषा बोली जाती है। ये आपके इंपॉर्टेंट है यानी अबू धाबी के बारे में। ठीक है ना, यानी अबू धाबी में पेट्रोल जो है वो पानी से भी क्या है? सस्ता है। यहां पर खजूर के पेड़ ज्यादातर उगते हैं। वहां की जो करेंसी है वो आपका दिरहम है। और यहां पे लोग अरबी भाषा बोलते हैं। क्लास 4 का जो लास्ट लेसन है वो आपका लेसन 12। और लेसन 12 का जो नाम है वो है फौजी वहीदा। यानी फौजी वहीदा चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन सीटेट में आ सकते हैं उसको आप देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जो वहीदा है उनका पूरा क्या नाम था? तो ये थी लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। एक बार फिर सुनिएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये जो वहीदा प्रिज्म थी ना वो भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में क्या है? डॉक्टर है। वहीदा प्रिज्म पहली महिला है जो पूरी परेड का कमान अकेले संभाली थी। पूरी परेड का मतलब पूरी परेड का कमान उन्होंने संभाला था। किसने? वहीदा प्रिज्म ने। वहीदा जम्मू कश्मीर के थन्ना मंडी गांव की हैं। यानी ये कहां से निवास करती हैं? जम्मू कश्मीर के थन्ना मंडी गांव से। प्रिज्म शब्द जो उनके नाम के आगे, यानी वहीदा प्रिज्म जो नाम लिखा है, यानी उनके नाम के आगे जो प्रिज्म लगा हुआ है, यह नाम उनके पिता ने दिया था। ठीक है ना, यह नाम उनके पिता ने उनके नाम के लास्ट में जोड़ा था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेसन 12 से, जो कि क्लास 4 का ये लास्ट लेसन है। तो सीटेट में उम्मीद है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। क्लास 5 का लेसन 1, कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को। इसमें जो पहला टॉपिक है वह यह है रेशम का कीड़ा। और रेशम के कीड़े के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि रेशम का जो कीड़ा होता है वो अपनी मादा कीड़े को कई किलोमीटर दूर से क्या करता है? उसकी गंध से पहचान लेता है। यानी अगर नर मादा जो है, नर और मादा, यानी नर वाला जो रेशम का कीड़ा है वो अपनी मादा रेशम के कीड़े को कई किलोमीटर दूर से क्या करेगा? सूंघ करके पता लगा लेगा। समझ रहे हैं ना? तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये नर रेशम का कीड़ा बोलता है अपनी मादा रेशम के कीड़े से।
ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो रेशम का जो कीड़ा होता है ना, वो शहतूत के पेड़ पे रहता है, यानी शहतूत के पेड़ पे ही वह रह करके उसके पत्तों को खा करके क्या करता है, वो बड़ा होता है। और जब रेशम का कीड़ा जब कोकून बुन देता है तो कोकून बुनने के बाद उसको गर्म पानी में डाल करके उसमें से रेशम निकाला जाता है। और यह कला रेशम के कीड़ों से रेशम बनाने की जो कला थी वो सबसे पहले चीन के लोगों को पता थी, यानी सब पूरी दुनिया में सबसे पहले चीन के लोगों ने रेशम के कीड़े से रेशम बनाना सीखा था। तो इस चैप्टर में आपका जो चैप्टर है, जो चैप्टर 1 है, वह है कैसे पहचाना चींटी ने अपने दोस्त को। इसमें पहला टॉपिक यही है, रेशम का कीड़ा। अगला जो इसमें टॉपिक है वह है कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे टॉपिक में हम आपको एक एक करके बताएंगे क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके सीटेट एग्जाम में आ सकता है। और इसमें से तीसरा इसमें जो फैक्ट है वह यह है कि दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं वह कुछ रंग देख पाते हैं। जो दिन में जो जानवर जागते हैं, यानी कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो रात में जागते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दिन में जागते हैं। तो दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं ना, वो कुछ रंगों को देख पाते हैं, और रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो हर चीजों को सफेद और काली ही देख पाते हैं। यानी रात में जो जानवर जागते हैं, यानी जिन जानवरों को रात में दिखाई देता है उन जानवरों को केवल हर एक चीज सफेद या काला ही दिखाई देगा। चील और बाज की बात करें तो चील और जो बाज होता है और जो गिद्ध होता है उसमें हमसे 4 गुना ज्यादा दूर देखने की क्षमता होती है। समझ रहे हैं आप इस चीज को, कि जो चील होता है और जो बाज होता है और जो गिद्ध होता है वह हर चीज को, यानी एक इंसान के जितनी क्षमता होती है दूर तक देखने की, उससे कहीं 4 गुना दूर तक ये जानवर क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। अगली जो टॉपिक है हम बात करेंगे यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक जानवर के बारे में, जो कि हमको लगता है कि सीटेट में कई साल के पेपर में पूछा गया है। स्लॉथ के बारे में। किसके बारे में? स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ क्या है? एक जानवर है, सबसे लेजी जानवर कहते हैं, सबसे आलसी जानवर। इतना आलस उसके अंदर भरा होता है कि कुछ मीटर जाने में उसको घंटे लग जाते हैं। तो आइए उसके बारे में जानते हैं एक एक पॉइंट। स्लॉथ जो है ना वो भालू जैसे दिखते हैं। स्लॉथ जो है वो भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते हैं। ठीक है, भालू के जैसे दिखते हैं लेकिन ये भालू नहीं होते हैं। स्लॉथ जो है वो दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टा सोता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको याद रखिएगा और नोट करिएगा कि जो स्लॉथ है वो जिस पेड़ पे रहता है ना, उस पेड़ पे वो 17 घंटे तक उल्टा लटक करके सोता है। स्लॉथ जो है जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्तों को खाते हैं। स्लॉथ का पूरा जीवन 40 वर्ष का होता है, यानी एक स्लॉथ का पूरी जो लाइफ टाइम, मतलब उनका जो जीवन काल होता है वो 40 वर्ष का ही होता है, जबकि एक इंसान की जो उम्र है वो 60, 70, 80, 90, 100 तक भी होता है। बट जो स्लॉथ है उसका पूरा जीवन काल 40 वर्ष का ही है, यानी अपने पूरे जीवन काल में 40 वर्ष में वो ज्यादातर जीवन अपना पेड़ के ऊपर ही बिताता है और लटक करके सोता है पेड़ पे 17 घंटे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो स्लॉथ है वो जो लटक के सोता है तो सिर नीचे कर लेता है, सिर नीचे करके वो सोता है, मतलब पेड़ पे वो अपनी पैरों के सहारे से लटकता है और सिर नीचे करके वो सोता है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। स्लॉथ सप्ताह में एक बार वह क्या करता है, पेड़ से नीचे उतरता है। और वो क्यों उतरता है? शौच करने के लिए। यानी स्लॉथ जिस पेड़ पे रहता है उस पेड़ से हफ्ते में करीब एक बार उतरेगा और वो भी केवल शौच करने के लिए, मलमूत्र त्यागने के लिए। और जो स्लॉथ है वो करीब 17-18 घंटे सोता है। ये चीजें आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब अगला जो जानवर है उसके बारे में हम बात करेंगे, वह है अजगर। किसके बारे में बात करेंगे? अजगर के बारे में बात करेंगे। अब उसकी क्या मतलब कर सकते हैं कि खूबियां हैं, वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, आप एक एक करके नोट करेंगे। बोर्ड पर भी आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा, उससे भी आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। अजगर दिन में करीब 18 घंटे सोता है। अजगर के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, अजगर ज्यादातर वो सोता ही रहता है। तो अजगर एक दिन में जो 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे में से करीब 18 घंटा वो सोने में बिता देता है अजगर। दूसरी पॉइंट यह है कि अजगर काफी विशाल दिखाई देता है, मतलब उसकी साइज बहुत बड़ी होती है और वो जानवरों को क्या करता है, निगल के खाता है। क्या करता है? निगल के खाता है, ठीक है। अगली जो जानवर है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो है जिराफ। जिराफ के बारे में आपको मैं बताऊं तो जिराफ एक दिन में करीब 2 घंटे ही सोता है। ये सोचने वाली बात है कि 24 घंटे में केवल 2 घंटे सोता है। कौन? जिराफ। और अगला जानवर कौन सा है? तो अगला जानवर आपका है बिल्ली। बिल्ली करीब दिन में 12 घंटे सोती है। एक दिन में बिल्ली करीब 12 घंटे क्या करती है? सोती है। तो यहां जानवरों के कौन सा जानवर कितने देर सोता है उसके बारे में यहां पे बताया जा रहा है।
अब हम बात करेंगे यहां पे बाघ के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? बाघ यानी टाइगर, जो कि हमारा नेशनल एनिमल है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, उसकी क्या क्या खूबियां हैं, तो एक एक करके मैं बता रहा हूं। पहली जो पॉइंट है इसकी, बाघ जो है ना वो अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। 6 गुना बेहतर, यानी इंसान अंधेरे में जितना देख पाता है उससे 6 गुना कहीं ज्यादा बेहतर बाघ अंधेरे में क्या करता है, चीजों को देख पाता है। बाघ की जो मूछें होती हैं, बाघ के मूछ देखे होंगे आप लोग, तो बाघ की जो मूछ होती है ना वो हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती है। अगर चारों तरफ हवा में अगर किसी प्रकार की कोई कंपन हुई है, कोई वाइब्रेशन अगर हुई है, तो उसको भी क्या करता है, वो भांप लेता है, जान जाता है और शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता लगा लेता है वो। अगला पॉइंट क्या है इसका, कि बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज क्या करता है, बदलता रहता है। यानी बाघ अपना आवाज बदलता रहता है मौके के हिसाब से। बाघ की जो गर्जना होती है ना वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। यानी 3 किलोमीटर दूर से ही किसी बाघ के गुर्राने की आवाज सुनाई दे सकती है। अगर किसी जंगल में अगर बाघ एक बार गुर्रार मार दे, अगर एक बार दहाड़ देना, तो पूरा का पूरा 3 किलोमीटर दूर का जो रेडियस वाला हिस्सा होगा वो पूरा का पूरा एकदम क्या हो जाएगा, गूंज जाएगा, इतनी तेज उसकी दहाड़ होती है। दूसरी बात, बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार से झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। यानी बाघ इतना ज्यादा कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट है कि वह यह भी जान जाता है कि जो पत्ता हिल रहा है वो हवा से हिल रहा है या फिर किसी जानवर के आने और जाने की वजह से हिल रहा है। यानी उसको इतना अंतर पता है कि पत्ते क्यों हिल रहे हैं, हवा से हिल रहा है या किसी जानवर के किसी हरकत की वजह से। ठीक है, तो ये बाघ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। दूसरी चीज जो सीटेट में पूछा जाता है वह यह है कि बाघ संरक्षण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम मतलब चलाए गए हैं, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले अगर बात करेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया बाघ के संरक्षण के लिए, ये आता रहता है एग्जाम में। और राजस्थान के भरतपुर भरतपुर और जो धाना है वहां पर धाना नेशनल पार्क बनाया गया, किसके संरक्षण के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। यह पर्यावरण अध्ययन का क्लास 5 का लेसन 1 था। जो लेसन 2 है वह है कहानी सपेरे की। तो आइए हम यहां पर सपेरे की कहानी जानते हैं, सपेरे के बारे में कुछ यहां पर जानकारियां लेते हैं, एक एक करके देखेंगे। पहला पॉइंट, बीन की धुन बजाने वाले को, यानी जो बीन का जो धुन बजाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कालबेलिया। क्या बोलते हैं, कालबेलिया बोलते हैं। ठीक है, जो बीन होता है तुम्बा और खेजरी और सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। बीन जो है वो तुम्बा और खेजरी, ठीक है ना, वो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नाग, करैत, दुबैया, अफाई, ये जो 4 आप जो सांप के नाम अभी देखे हैं, एक एक करके मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, करैत, नाग, दुबैया और अफाई, ये जो 4 आप सांप देख रहे हैं ना, ये हमारे देश में पाए जाने वाले सबसे जहरीले सांप हैं। यानी भारत में पाए जाने वाले सबसे जहरीले सांपों में यही 4 सांप आपके हैं। कालबेलिया की अगर हम बात करें तो कालबेलिया एक तरह का नाच है। कालबेलिया क्या है, एक तरह का नाच है, डांस है एक तरह का। और नागिन डांस को कालबेलिया भी कहते हैं। यानी जो नागिन डांस आजकल जो शादियों में चल रहे हैं, जो बीन के झुंड पे बहुत सारे लोग नाच रहे हैं, तो जो नागिन डांस है ना वो एक तरह का कालबेलिया ही है, यानी उसका एक अलग नाम है। लेसन 3 है चखने से पाचन तक। यानी जो चीजें हम खाते हैं, जो चीजें हम चखते हैं, तो उनका पाचन क्रिया यानी पाचन समय कितने समय का होता है, यानी कोई भी चीज हम खाते हैं तो वह कितने समय में पच जाता है, तो उसकी हम एक एक करके यहां पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाचन के लिए क्या जरूरी है। यानी कह रहा है कि हमारे पेट का जो पाचन है, हमारे पेट का जो पाचन रस है वह क्या है, एसिड यानी अम्ल की तरह होता है, जिससे हमारा भोजन पचता है। तो यानी हम अब कुछ यहां पर हम आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, कुछ चीजों का मैं नाम लूंगा, कुछ खाने वाली चीजों का नाम लूंगा और उसके समय के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज कितने समय में क्या होती है, पूर्ण रूप से पच जाती है हमारे पेट में। तो सबसे पहले बात करेंगे कच्चा दूध। यानी कच्चा दूध वह होता है जो हम बिना गर्म किए पीते हैं। यानी जब गाय दूध देती है या फिर भैंस जब दूध देती है तो उस दूध को बिना पकाए अगर आप पीते हैं तो उसको कच्चा दूध बोलेंगे। तो कच्चा दूध जो होता है ना वो पेट में 2 घंटे 15 मिनट में क्या होता है, पच जाता है। ठीक है, और उबला हुआ दूध, अगर उसी दूध को आप उबाल देते हैं तो वो कितने समय में पचेगा, तो उबला हुआ जो दूध होता है वो 2 घंटे में क्या हो जाएगा, इजीली हमारे शरीर में डाइजेस्ट होगा, पच जाएगा। पूरी तरह से उबला हुआ अंडा, अगर कोई अंडा आप खा रहे हैं और पूरी तरह से उबला हुआ है, ठीक है ना, हाफ नहीं है वो पूरा उबला हुआ है, तो उसको
पचने में 3 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा, यानी 3.5 घंटे में वो हमारे पेट में क्या हो जाएगा, पच जाएगा। कम उबला हुआ अंडा, ठीक है, कम उबला हुआ अंडा जिसको हाफ फ्राई आप बोलते हैं, तो उसको अगर आप खाते हैं तो वो 3 घंटे में ही आपके पेट में क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। कच्चा अंडा जिसको आप फेंट देते हैं, कच्चा अंडा जो फेंट करके गिलास में ऑमलेट बनाने के लिए फेंटा जाता है, तो जो कच्चा अंडा होता है जिसको हम फेंट देते हैं, तो उसको अगर आप पी जाते हैं तो उसको पीने में वो 2 घंटे में ही आपके पेट में क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी पच जाएगा। और कच्चा अंडा, अगर कच्चे अंडे को वैसे ही बिना फेंटे ही अगर आप खाते हैं तो वो 1 घंटे 30 मिनट यानी 1.5 घंटे में क्या हो जाएगा, पूरी तरह से वो आपके पेट में डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपके कुछ पाचन से संबंधित जानकारियां, कुछ यहां पर कह सकते हैं कि खाने की चीजें थी जो कितने देर में आपके पेट में पचती हैं, उसकी कुछ यहां पे लिस्टिंग थी जो आप यहां देख रहे होंगे, उसको आप इजीली क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे शिकारी पौधों के। तो शिकारी पौधों में जो एक पहला आपका पौधा है वो है निपेंथिस, यानी निपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो कि शिकारी पौधा है, मांसाहारी पौधा है जो कीड़े मकोड़ों को खाता है। निपेंथिस चूहों को, छोटे छोटे कीड़ों को, मेंढकों को क्या करता है, शिकार करके उसको खा जाता है। यह जान के बहुत हैरानी होगी। तो हम बात करेंगे कि आखिर में पाए कहां जाते हैं। जो निपेंथिस हैं वो आपके ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय वाले हिस्से में पाए जाते हैं। यानी निपेंथिस जो है वो भारत के मेघालय वाले हिस्से में आपको पाया जाता है, और विदेशों में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में और आपका इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। हैरानी वाली बात इसकी यही है कि यह एक मांसाहारी है और वह शिकार करता है, किसकी, छोटे छोटे कीड़ों का, मेंढकों का और चूहों का वो शिकार करता है। ठीक है, और भी इसके बारे में अगर आपको मैं जानकारी दूं तो निपेंथिस जो है ना, निपेंथिस के ऊपर एक पत्ती का ढक्कन होता है। निपेंथिस का जो पौधा होता है, आप यहां फोटो देख रहे होंगे निपेंथिस का, तो निपेंथिस के पौधे के ऊपर एक ढक्कन है। यह ढक्कन जो होता है ना, ढक्कन खुला होता है और उसमें से एक ऐसी गंध वो छोड़ता है, बहुत ही बढ़िया सा मतलब गंध, जो छोटे छोटे कीड़ों को अपने तरफ आकर्षित करता है। और जैसे ही छोटे कीड़े, मेंढक या फिर चूहा जब उसके अंदर इंटर करते हैं तो वो अपने मुंह को क्या करता है, वो बंद कर लेता है, और जब वो बंद कर लेता है तो कीड़े उसी के अंदर क्या होते हैं, फंस जाते हैं और वह उसको क्या करता है, अपना भोजन बना लेता है, अपना शिकार कर लेता है उसको। ठीक है, और अगर बात करें इसके बारे में तो निपेंथिस कह रहा है कि नाइट्रोजन की कमी वाले क्षेत्र में उगता है, यानी जिस क्षेत्रों में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है ऐसे क्षेत्रों में ही यह पौधा क्या होता है, इजिली उगता है। अब लेसन 5 की बात कर लेते हैं। तो लेसन 5 है बूंद। लेसन 5 है बूंद। बूंद में हम बात करेंगे अलबरूनी की। किसकी बात करेंगे, अलबिरूनी की। क्या है अलबिरूनी, तो कह रहा है कि अलबिरूनी हजारों वर्ष पहले भारत आया था। यह इस चैप्टर में आपका जो बूंद चैप्टर है उसमें अलबरूनी के बारे में दिया हुआ है। कह रहा है कि जो अलबरूनी है ना वो हजारों वर्ष पहले भारत आया था, और अलबरूनी जिस देश से आया था आजकल उसे उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है, उज्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है, जिस देश से अलबरूनी आया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका यह है, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, वह यह है कि अलबरूनी की डाक टिकट 1973, यानी अलबरूनी की एक डाक टिकट 1973 में छपी थी। 1973 में अलबरूनी के नाम से एक टिकट छपी थी। यह इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर का, लेसन 5 का। वही लेसन 6 की अगर हम बात करें तो लेसन 6 है पानी के प्रयोग। लेसन 6 का नाम है पानी के प्रयोग। तो पानी के प्रयोग में हम बात करने वाले हैं डेड सी की, यानी मृत सागर की बात करने वाले हैं। ऐसा सागर जिसमें कोई डूब नहीं सकता, कोई डूब कर तो मर ही नहीं सकता, इतना खारा होता है कि कोई व्यक्ति उसमें डूबेगा ही नहीं। तो आइए इसके एक एक पॉइंट को हम देखते हैं। जो मृत सागर है वह विश्व का सबसे नमकीन सागर है, यानी दुनिया का सबसे नमकीन सागर अगर कोई है ना तो मृत सागर है। ठीक है, और नमकीन होने की वजह से मृत सागर में कोई डूबता ही नहीं है। 1 लीटर पानी में करीब 300 ग्राम क्या होता है, नमक होता है। यानी 1000 ml वाटर में 300 ml क्या होता है, नमक होता है मृत सागर के पानी में। यही उसकी क्या करती है, डेंसिटी को बढ़ा देती है, यानी खारा इतना ज्यादा होता है कि इसमें कोई डूबता नहीं है। ठीक है, और अगर बात करें तो मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे उसके ऊपर हम क्या हुए हैं, लेटे हुए हैं। जैसे बिस्तर पर लेटे होते हैं ना, वैसे उसके ऊपर आप लेट करके तैर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वह पानी सबसे खारा है। और इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट है दांडी यात्रा। नमक की बात आ गई है तो दांडी यात्रा भी यहां पे हम कर लेते हैं, जो कि गांधी जी ने किया था। ठीक है, दांडी यात्रा 1930 यानी 1930 में मतलब गांधी जी ने क्या किया था, निकाला था इसको दांडी यात्रा। आपको पता है कि ये नमक कानून के लिए था ये दांडी यात्रा। और दांडी यात्रा की जो अगुवाई की थी गांधी जी ने की थी, और यह यात्रा 1993 में अहमदाबाद से दांडी तक नमक कानून को तोड़ने के लिए किया गया था। यह इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया यह एक नियम था, जो कि नमक कानून को तोड़ने के लिए 1930 में शुरू किया गया था। अहमदाबाद से दांडी तक की यात्रा थी महात्मा गांधी की अगुवाई में। तो इस चैप्टर से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लेते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 7 है, वह है मच्छरों की दावत। मच्छरों की दावत में क्या है, सबसे पहले मलेरिया।
क्या है मलेरिया? तो मलेरिया एक तरह का बीमारी है और यह मादा मच्छर के काटने से होता है। यानी मादा मच्छर अगर आपको काटता है तो आपको मलेरिया हो सकती है। लक्षण क्या है इसके? तो लक्षण यह है कि आपको चक्कर आएगा, आपकी सांस फूलेंगे, ठीक है, और भी कुछ इसके क्या होते हैं, आपको तेज ज्वर यानी तेज बुखार होगा, शरीर में कंपन होगी, ठंड लगेगी। ये सारी चीजें मलेरिया का क्या होता है? लक्षण होता है। शरीर के मांसपेशियों में दर्द होना, ये सब मलेरिया के क्या है? लक्षण होते हैं। मलेरिया की दवाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनेंगे। मलेरिया की जो दवाई होती है ना, पुराने समय में सिनकोना पेड़, एक सिनकोना का पेड़ होता है, तो सिनकोना के पेड़ की छाल को क्या करते हैं? निकाल करके उससे बनाई जाती है। यानी सिनकोना के पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनती है। यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट करेंगे। मलेरिया से क्या होता है? शरीर में अनीमिया हो जाती है। अनीमिया मतलब खून की कमी आती है शरीर में, ठीक है। अनीमिया हेमोग्लोबिन या आयरन की कमी से होता है। एनीमिया कब होता है? जब हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी या फिर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? एनीमिया होगा, ठीक है। और अब इस चीज को अगर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे? अगर आपको अनीमिया हो गया है, ठीक है, अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है तो आप इसको कैसे पूरा करेंगे? तो हीमोग्लोबिन की कमी यानी शरीर में अगर खून की कमी है तो उसको बढ़ाने के लिए आपको गुड़ खाना है, आंवले खाना है और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है। यानी गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन यानी लोहा मिलता है, जो आपके शरीर में खून की कमी को क्या करता है? पूरा करता है। रोनाल्ड रोस, जो रोनाल्ड रोस थे, उन्होंने मलेरिया की खोज की थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलेरिया की खोज किसने की थी? तो मलेरिया की खोज रोनाल्ड रोस ने की थी। कब? 1902 में, यानी 1902 में खोज की थी। और इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी क्या किया गया था? दिया गया था। तो इस चैप्टर में आपको मलेरिया से रिलेटेड आपको जानकारी दी गई। वहीं चैप्टर 8 की बात करें तो चैप्टर 8 क्या है? चैप्टर 8 है आपका डायरी। और डायरी का जो पहला क्वेश्चन है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहां स्थित है? कहां स्थित है? उत्तरकाशी, जो कि उत्तराखंड में है। दूसरा क्या प्रश्न है इसमें? मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। चट्टानों पर चढ़ने को क्या कहते हैं? चट्टानों पर चढ़ने को क्या बोलते हैं? तो चट्टानों पर चढ़ने को हम बोलते हैं रॉक क्लाइंबिंग। क्या बोलते हैं? रॉक क्लाइंबिंग। क्या बोलते हैं? रॉक क्लाइंबिंग। अगला क्वेश्चन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? यह क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो उनका नाम था बछेंद्री पाल। कौन थी? बछेंद्री पाल। यानी बछेंद्री पाल पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्या किया था? चढ़ा था। बछेंद्री पाल को गाइड करने वाले कौन थे? यानी बछेंद्री पाल को किन्होंने गाइड किया था? किनकी देखरेख में उन्होंने मतलब यह सारा मतलब अपना ये मिशन पूरा किया था, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाला काम किया था? तो बछेंद्री पाल ने मतलब ये सारा का सारा मतलब कह सकते हैं कार्य जिनके गाइडेंस में किया था, उनका नाम था ज्ञान सिंह। यानी ज्ञान सिंह के डायरेक्शन में बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट की फतेह की थी। बछेंद्री पाल ने कब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई किया था? मतलब कब वो चढ़ी थी? आखिर माउंट एवरेस्ट पे वो कब चढ़ी थी? तो बछेंद्री पाल 23 मई 1984, 23 मई 1984 को वह माउंट एवरेस्ट पे वो चढ़ी थी। और वहां पे करीब वह 1 मिनट 7 सेकंड रुकी हुई थी। और कितनी ऊंचाई पे वो गई थी? माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई पे थी? 8,900, यानी 8,900 मीटर की ऊंचाई तक वो माउंट एवरेस्ट पे गई थी। और वहां पर वो करीब 1 मिनट 7 सेकंड उन्होंने इतने समय तक उन्होंने वहां पे क्या की थी? समय उतना बिताया था वहां पे उन्होंने। माउंट एवरेस्ट का जो नेपाली नाम है, यानी नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। बछेंद्री पाल कितने मिनट तक वहां पे खड़ी थी? तो करीब कह सकते हैं कि 43 मिनट तक। कितने मिनट तक? 43 मिनट तक वहां पर वो खड़ी थी। और विश्व में इनका कौन सा स्थान है? तो विश्व में इनका 5वां स्थान है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का उनका विश्व में 5वां स्थान माना जाता है। किनका? बछेंद्री पाल का। क्लास 5 का जो लेसन 9 है वह है बोलती इमारतें। यानी जो इमारतें बड़ी बड़ी आपको दिखाई देती हैं वो कैसे आपसे बातें करती हैं, उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इसमें हैं, जिसको एक एक करके आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे गोलकोंडा किला की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गोलकोंडा किला। अब ये कहां पे है? चलिए एक एक करके देखते हैं। गोलकोंडा किले के जो बाहरी दीवार में
87 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं? 87 बुर्ज हैं गोलकोंडा किले के बाहरी दीवार में। 1518 से और 1687 तक, 1518 से 1687 तक यहां कुतुब शाही सुल्तानों ने राज किया। यानी गोलकोंडा किले पर 1518 से लेकर के 1687 तक कुतुब शाही सुल्तानों ने क्या किया था? राज किया था। और तोप का इस्तेमाल सबसे पहले औरंगजेब ने किया था। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप अपने गाड़ी में, अपनी कॉपी में क्या करेंगे? जरूर नोट करेंगे। अब चैप्टर 10 की बात कर लें तो चैप्टर 10 का जो नाम है वो है सुनीता अंतरिक्ष में, यानी सुनीता विलियम्स के बारे में यहां पे आपको जानने को मिलेगा। तो सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में गई थी। सुनीता विलियम्स 360 किलोमीटर दूर स्पेसशिप में क्या हुई थी? धरती से भेजी गई थी वहां पे। और सुनीता विलियम्स 6 महीने तक अंतरिक्ष में रही। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कितने महीने तक रही थी? 6 महीने तक वहां पे वो रही थी। ठीक है ना? यह इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं चैप्टर 11 की अगर बात करें तो चैप्टर 11 आपका है बसेरा ऊंचाई पर, यानी ऊंचाई पर जो बसेरा होता है, जो घर बने होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें जो पहला जो टॉपिक है वो है लोनर। क्या है? लोनर। क्या है लोनर? समझिएगा इस चीज को, लोनर क्या है। तो लोनर है ना, उसको बोलते हैं मोटरसाइकिल या अकेला रहने वाला। यानी अकेले रहने वाले को या मोटरसाइकिल को हम क्या बोलते हैं? लोनर बोलते हैं। वहीं चांगपा, चांगपा कौन है? तो ये घुमंतु लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। ठीक है ना? एक जगह पे कभी नहीं रुकते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं चांगपा, घुमंती लोगों को। ठीक है? वहीं दूसरी तरफ चांगथांग, चांगथांग ये क्या है? तो ये ऐसी जगह है जहां बहुत कम लोग रहते हैं, यानी जिस जगह पे सबसे ज्यादा कम लोग रहते हैं, मतलब बहुत कम लोग रहते हैं, ऐसी जगह को हम बोलते हैं चांगथांग। ठीक है? तो यह एक इंपॉर्टेंट सी मतलब टॉपिक था जिसको मैंने आपको बताया। अभी इसमें और एक टॉपिक है, वह है पाशमीना शॉल। पाशमीना शॉल आपको पता ही होगा कि पाशमीना शॉल, एक पतली सी पाशमीना शॉल बताया जाता है कि पता नहीं कितनी रजाई के बराबर गर्मी देती है। तो ठीक है, जो लोग पाशमीना शॉल यूज करते होंगे उनको पता होगा कि पाशमीना शॉल कितनी गर्मी देती है। तो यहां पर हम इसकी बात करेंगे। तो कह रहा है कि पाशमीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है। यानी एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर क्या करती है? गर्मी देती है। यह इसका इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोट करिएगा। पाशमीना जो होता है ना, वो पहाड़ी बकरियों के बाल से बनता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है पाशमीना शॉल के बारे में कि पाशमीना शॉल 6 स्वेटर के बराबर गर्मी देता है और यह पहाड़ी बकरियों के बाल से बनाया जाता है। ठीक है? इसकी बुनाई हाथों से की जाती है। यानी पाशमीना शॉल की जो बुनाई होती है वो किससे की जाती है? हाथों से की जाती है। क्लास 5 का जो लेसन 12 है वह है आपका किसानों की कहानी। तो आइए हम किसानों की कहानी देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मक्का। मक्का सर्वप्रथम गुजरात के वानगाम में उगाया गया। यानी मक्के की खेती सर्वप्रथम गुजरात के वानगाम में उगाया गया था। सर्वप्रथम वहां किया गया था, उसकी खेती, मक्के की खेती की गई थी। और वहीं पर अगर बात करें ऊधियू, ऊधियू आप यहां से नोट कर लीजिए, ऊधियू क्या है? तो ऊधियू गुजराती में इसे उल्टा कहते हैं। ऊधियू को गुजराती में क्या बोलते हैं? उल्टा, उल्टा बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 18 दिसंबर 2007। 18 दिसंबर 2007 आंध्र प्रदेश में कई किसानों को कर्ज न चुका पाने के कारण क्या कर दिया गया था? जेल भेज दिया गया था। किसानों को 18 दिसंबर 2007 में कर्ज न चुका पाने की वजह से क्या कर दिया गया था? जेल भेज दिया गया था आंध्र प्रदेश में। और 1997 से 2005 तक 1,50,000 किसान अपनी जान खुद दे चुके हैं केवल कर्ज के कारण। तो किसानों की स्थिति आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में किसानों की स्थिति कितनी दयनीय है। जो किसान हमारा जो किसान हमारा पेट पालता है, जो किसान कड़ी धूप में खेत में मेहनत करता है, जो किसान अपना सब सुख चैन छोड़ करके खेतों में दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है कि जो शहरों में लोग रह रहे हैं, जो विदेशों में जो लोग रह रहे हैं, उनके क्या हो? उनका पेट भरे। और वही किसान अगर आत्महत्या कर रहा है तो यह बहुत ही कह सकते हैं कि शर्म की बात है ऐसे देश में जहां पर किसानों की क्या हो रही है? आत्महत्या हो रही है। किसानों का आत्महत्या सबकी आत्महत्या है। अगर देश में किसान नहीं रहेगा तो हम आप चाहे जितने भी लोग हैं वह धरती पर नहीं रहेंगे, क्योंकि अनाज को उगाने का काम कौन करता है? किसान करता है। एक किसान कड़ी धूप में कितनी मेहनत करता है, सारी कह सकते हैं कि जमा पूंजी वो अपने खेत में डाल देता है फसल उगाने के लिए।
और वो भी फसल होगा या नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। कौन लेता है गारंटी? कोई नहीं लेता है। कभी बाढ़ आ गया तो फसल बह गया, कभी सूखा पड़ गया तो फसल चला गया। किसान करे भी तो क्या करे? खेती करने के लिए बैंक से लोन लेता है, लोन ना चुका पाने की वजह से लोन के जो रिकवरी वाले होते हैं दिन रात परेशान करते हैं। किसान की स्थिति इस समय इतनी दयनीय है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो अन्नदाता हैं, जो किसान जिनको हम अन्नदाता बोलते हैं, अगर आज वह देश में अगर खुश नहीं रहेंगे तो आने वाले समय में हमें नहीं लगता कि इस देश का कोई भी व्यक्ति खुश रहेगा। क्योंकि जब हमारा पेट भरने वाला ही नहीं रहेगा तो ऐसे देश में कोई और कैसे रह पाएगा? यह सोचने वाली बात है। और ये जो आंकड़े अभी आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं, मतलब 1997 से लेकर के 2005, यह एनसीईआरटी की किताब क्लास 5 का लेसन 12 जो किसानों की कहानी है उसमें यह लिखा हुआ है कि 1997 से लेकर के 2005 तक करीब 1.5 लाख किसानों ने क्या किया है? खुद अपनी जान दे दी है। ये बहुत सोचने वाली बात है, एक बड़ी दयनीय स्थिति है। इसको हमें इस पे विचार करने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपका है तोरांग। क्या है तोरांग? तो कुडुक भाषा में जंगल होता है, मतलब जो तोरांग है वो कुडुक भाषा में जंगल होता है। ठीक है। अगर आगे बात करें, जंगल अधिकार कानून 2007 जंगल अधिकार कानून, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलवाने के लिए मतलब बनाया गया था। ठीक है ना। और इस कानून की वजह से मतलब आदिवासियों को और जंगल में रहने वाले लोगों को वहां की चीजों पर मतलब क्या किया गया? अधिकार दिया गया कि ठीक है इन चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन का जो लेसन 13 है, किसकी झलक? किसकी झलक? तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे मटर के प्रयोग की। किसकी बात करेंगे? मटर के प्रयोग की बात करेंगे। मटर का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रेगोर मेंडल ने किया था और ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ये ऑस्ट्रेलिया रहने वाले थे। कौन? ग्रेगोर मेंडल। मेंडल ने करीब 28,000 पौधों का क्या किया था? प्रयोग किया था। मतलब उतने पौधों पे उन्होंने क्या किया था? अपना कह सकते हैं कि प्रयोग किया था उन्होंने। और जो लास्ट लेसन है 14, पर्यावरण अध्ययन का क्लास 5 का जो लास्ट लेसन है 14, फिर चला काफिला। इसमें 2 पॉइंट मैंने निकाल के रखा है। पहला पॉइंट है पूरणपोली और दूसरा है मुकादम। क्या है पूरणपोली? तो पूरणपोली जो है ना वो चने की दाल की मीठी रोटियों को कहते हैं, यानी चने की दाल की बनी हुई जो मीठी रोटियां होती हैं उनको बोलते हैं पूरणपोली। और मुकादम क्या है? तो मुकादम कर्ज वसूल करने वाले को, यानी जो कर्ज वसूल करता है, ठीक है ना, यानी जो लोन रिकवरी वाले जो होते हैं, ठीक है ना, उनको हम मुकादम बोलते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, कुछ इंपॉर्टेंट मतलब नोट्स थे जो आपके सीटेट के एग्जाम में करीब पिछले कई सालों में एनसीईआरटी किताबों से पूछी गई हैं। तो ये सारे मैंने आपको कवर किया। उम्मीद है इसमें से कुछ क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आए। आप इसको नोट्स बना करके एक बार जरूर इसको जरूर पढ़ेंगे। धन्यवाद।